मैं इंतहा की हसीन औरत थी। मेरा जिस्म बहुत खूबसूरत था। मैं इस दुनिया में तन्हा थी, इसलिए मैंने एक नौजवान लड़के को अपने पास नौकर रख लिया। वो लड़का था तो 16 साल का, लेकिन दिखने में वो 22 साल का जवान मर्द दिखता था। मैं जब भी उसे देखती तो मेरा दिल मचलने लगता। मेरा उस पर दिल आ गया। घर के कामों के साथ साथ मैं उससे अपना पर्सनल काम भी लेना चाहती थी, इसलिए मैं उसको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करने लगी। मैं जब भी नहाकर बाहर निकलती तो गीले कपड़ों के साथ ही उसके सामने आ जाती। वो जब भी मुझे इस हालत में देखता तो नजरें हटाना भूल जाता। एक रात मेरी किस्मत चमक उठी। वो मेरी तरफ माइल हो गया और मुझसे कहने लगा, मालकिन आप जो मुझसे चाहती हैं मैं वो काम करने को तैयार हूँ। ये सुनकर मैं खुशी से झूम उठी और फौरन उसे पकड़ लिया और उसका चेहरा पकड़कर अपने दोनों के दरमियान। मेरा नाम तहरीम है और मैं बहुत ही खूबसूरत थी। जो भी मुझे देखता वो देखता ही रह जाता। मेरी खूबसूरती के चर्चे पूरे खानदान में थे। हमारा जट बिरादरी से ताल्लुक था। मैं इंतहा की गोरी चिट्टी रंगत की मालिक थी। जो भी मर्द मुझे देखता तो देखता ही रह जाता। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी साबित नहीं हुई। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और खूबसूरती में मेरा कोई मुकाबला नहीं था। जब भी मैं घर से बाहर निकलती तो बाहर के सारे मर्द सर से लेकर पैर तक मुझे घूर घूर कर देखते। मेरे माँ बाप भी इस बात से परेशान थे कि घर में इतनी खूबसूरत और जवान लड़की है, कहीं कुछ हो ना जाए। इसलिए उन्होंने मेरी शादी जल्दी करने का फैसला कर लिया। एक दिन मैं अपने रिश्तेदारों की शादी पर गई तो वहां पर अम्मी की एक कजन ने मुझे पसंद कर लिया। वो कहने लगी कि मेरा बेटा भी जवान है और हमारे पास इतना पैसा है कि हम आपकी बेटी को सोने में तोल सकते हैं। बस आप हमें अपनी बेटी का रिश्ता दे दें, हम आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। ये सुनकर मेरी माँ खुश हो गई और उसने हाँ कर दी। 19 साल की उम्र में ही मैं रुखसत होकर अपने शौहर के बड़े से बंगले में आ गई। मेरा शौहर भी बहुत खूबसूरत और नौजवान था। हम दोनों एक साथ खड़े होते तो हर कोई हमें देखता ही रह जाता कि इतना खूबसूरत जोड़ा पहले कभी नहीं देखा। बहुत सारे रिश्तेदार हमें देखकर जेलस भी होते थे और हमें नजर भी लगाते थे। मुझे ये सब देखकर बहुत खुशी होती थी कि खुदा ने हमारे हिस्से में बहुत खुशियां लिखी हैं, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरे शौहर की फैक्ट्री में आग लग गई थी और वो उसी आग में फंस गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग लुकमा अजल बन गए। मैं बड़ी जवानी में ही बेवा हो गई। अभी तो मेरे अरमान भी पूरे नहीं हुए थे। मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। शौहर की वफात के बाद मुझ पर एक इंकिशाफ हुआ। मेरे शौहर का वकील मेरे पास आया और कहने लगा, चूंकि आपके शौहर एक इंतहाई अमीर इंसान थे, इसलिए उन्होंने ये बंगला आपके नाम शादी के बाद ही करवा दिया था, लेकिन उन्होंने आपको बताया नहीं था। वो आपको इसी हफ्ते सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। इसलिए मैं अपने माँ बाप के घर वापस नहीं गई और इसी बंगले में रहने का फैसला कर लिया। मेरी सास को मेरे शौहर ने पहले ही दूसरा घर दिला दिया था, इसलिए मैं इस घर की अकेली मालकिन थी। मेरे शौहर की वफात के बाद मेरे शौहर का कारोबार उनके भाइयों ने संभाल लिया और हर महीने मेरे अकाउंट में एक माकूल रकम ट्रांसफर करते रहे। मैं शुरू से ही बहुत नाज नखरों से पली बड़ी थी, इसलिए मुझे काम करने की कोई आदत नहीं थी। हर वक्त नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। फिलहाल ये बंगला बिल्कुल खाली पड़ा था और मुझे नौकर की सख्त जरूरत थी, लेकिन किसी पर भी मेरे लिए एतबार करना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि मैं अकेली रहती थी और मैं थी भी इंतहा की खूबसूरत। फिर एक दिन मेरी दोस्त आकर मुझसे कहने लगी, तुम अकेली घर पर रहती हो, तुम कोई नौकर क्यों नहीं रख लेती। मैंने उससे पूछा कि एतबार वाला कोई भी नौकर आजकल नहीं मिलता। तो वो मुझसे कहने लगी, मेरे पास एक नौकरानी है, उसका छोटा भाई बिल्कुल फ्री होता है और कभी कभार हमारे घर भी आता है। तुम उसे अपने पास नौकर रख लो, वो तुम्हारे घर के सारे काम कर देगा और तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखेगा। मैंने उससे पूछा कि उसे काम काज करने आते हैं, तो वो कहने लगी, हाँ उसको सारे काम आते हैं। मैंने कहा, ठीक है, तुम कल सुबह उसे मेरे घर भेज देना। कल सुबह जब वो लड़का आया तो उसे देखकर मैं चौंक गई। वो 16 साल का लड़का था जो बहुत ही जवान और खूबसूरत दिखता था। मेरी सहेली ने उस लड़के को सब कुछ समझाकर भेज दिया था। वो लड़का था भी बहुत अच्छा। वो बहुत तेजी से सारे काम निपटा दिया करता था। मैंने उसे बंगले के एक क्वार्टर में रहने के लिए एक कमरा दे दिया। घर में सिर्फ मैं ही रहती थी, इसलिए मैं ज्यादा नौकर नहीं रखना चाहती थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने अपने नौकर को आवाज दी और उससे नाश्ता बनाने को कहा, लेकिन उसने मेरे हुक्म से पहले ही नाश्ता तैयार कर दिया था। मैंने उसे कमरे के अंदर ही बुला लिया। मैं अभी तक नाइटी में ही थी। मैंने उसे देखा और उठ बैठी। वो मेरा नाश्ता पास पड़े टेबल पर रखकर सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे वो मेरे अगले हुक्म का इंतजार कर रहा हो। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। वो था तो 16 साल का, लेकिन वो जिस्मानी लिहाज से काफी जवान दिखता था और वो था भी इंतहाई खूबसूरत। न जाने क्यों अचानक मुझे उसकी मौजूदगी में घबराहट सी होने लगी, क्योंकि इतने बड़े बंगले में वो मेरे साथ अकेला रहता था और तीसरा कोई नहीं था।
कभी कभार मैं ऐसे लिबास में होती थी कि मेरी खूबसूरती देखकर किसी का भी ईमान डोल जाए। इसलिए मुझे ये सोचकर ही खौफ आने लगा कि मैं हूं भी जवान और मेरे हुस्न पर बहुत सारे लोग मरते थे। क्या पता ये नौकर भी कब बदल जाए। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे एक जवान लड़के को अपने पास रख लिया है, लेकिन मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि मैं खुद भी एक जवान लड़की हूँ और इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। मैंने नौकर को सारे दिन के काम बता दिए और वो अपने काम में मसरूफ हो गया, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर एक अजीब सा बोझ आ गया था। मुझे इस लड़के पर शक होने लगा था। मैंने सोचा कि मुझे मर्द की बजाय किसी औरत को नौकरी पर रख लेना चाहिए ताकि मैं महफूज भी रहूंगी। मुझे अपने घर से भी आए हुए काफी दिन हो गए थे, लेकिन पीछे से मेरा कोई भी फैमिली मेंबर मुझे मिलने नहीं आया था। उन्हें तो शायद मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। बाकी ससुराल वाले तो पहले ही मुझे पसंद नहीं करते थे, वो मुझे मनहूस कहते थे। उनका कहना था कि मैं पहले उनका बेटा खा गई और बाद में उनकी सारी जायदाद अपने नाम कर गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वो सब कुछ अपनी मर्जी से मेरे नाम करके गया था। खैर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं फीमेल मुलाजमा का कहाँ से इंतजाम करूं। फिर इत्तेफाक से मेरी एक दूर की कजन मेरे घर पर मुझे मिलने आ गई। मेरी ये कजन मेरी बचपन की बहुत अच्छी दोस्त थी। पहले तो हम काफी देर तक गपशप करते रहे। फिर मैंने उसे बताया कि मैं अपने घर के कामकाज के लिए एक भरोसेमंद मुलाजमा को ढूंढ रही हूँ। मेरे नौकर को देखकर वो कहने लगी, ये लड़का अच्छा भला तो है और तेजी से काम भी कर रहा है, फिर तुम्हें मुलाजमा ढूंढने की जरूरत क्यों आन पड़ी। मैंने उसे अपने शकूको शुबाहत के बारे में बताया, जिस पर वो कहने लगी, तहरीन तुम भी क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो। खुद ही कह रही हो कि उसकी बहन तुम्हारी सहेली के घर में मुलाजमा है और वो इंतहाई वफादार भी है और उसका भाई भी बहुत अच्छा है, फिर भी तुम खुद को क्यों परेशान कर रही हो। मेरी मानो तो तुम नई मुलाजमों के झंझट में ना पड़ो। आजकल की मुलाजमाएं भी कुछ कम नहीं है, इंतहा की चुगलखोर होती हैं और चोरियां भी करती हैं। तुम इस घर में अकेली रहती हो, अगर कोई तुम्हारी चीज चुरा कर ले गई तो तुम क्या कर सकोगी। तुम वैसे ही अकेली रहती हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। अपनी कजन की बात सुनकर मैं मजीद परेशान हो गई। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। इस लड़के पर तो मुझे पहले ही बहुत भरोसा था, क्योंकि मैंने उसके अंदर इस तरह की कोई भी हरकत नहीं देखी थी। लेकिन नई मुलाजमा पर मैं कैसे भरोसा कर सकती थी। जाते जाते मेरी कजन मुझसे कहने लगी, अगर तुम्हारे दिल में इतने ही शकूको शुबहात हैं तो तुम इस लड़के को आजमा लो, तुम्हें खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। कजन की बात सुनकर मुझे सब कुछ समझ आ गया और उसका आइडिया मुझे बहुत ठीक लगा। मैंने सोच लिया कि मैं इस नौकर को आजमा लूंगी और अगर वो इस आजमाइश से पास हो जाता है तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी, क्योंकि जितनी मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती थी, मेरा अब दूसरी शादी का कोई इरादा नहीं था। मैं उसकी यादों के साथ ही अपनी बाकी की जिंदगी इस बंगले में गुजारना चाहती थी। इसलिए मैंने अकेले जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया और मेरे इस फैसले की वजह से मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हो गए। वो मेरी शादी दोबारा कहीं और करना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था कि अब मैं शादी नहीं करूंगी। मैं जन्नत में भी अपने इसी शौहर के पास जाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। अब मैंने अपने नौकर को आजमाने का फैसला कर लिया। मैंने तरह तरह से अपने नौकर को आजमाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि अपने नौकर को मुकम्मल एतबार में लाने के लिए मुझे उसे हर तरह की आजमाइश से गुजारना होगा। इसलिए शाम के वक्त मैंने जानबूझकर एक शॉपर में बहुत सारे पैसे डाले और शॉपर को दरवाजे के पास फेंक दिया और खुद मैं अपनी दोस्त के घर मिलने के लिए उसके पास चली गई। कुछ वक्त उसके घर गुजारने के बाद जब मैं घर वापस आई तो दाखिली दरवाजे के पास जो मैंने शॉपर गिराया था वो वहां पर मौजूद नहीं था और मेरा नौकर भी पूरे घर पर कहीं भी मौजूद नहीं था। मैं थोड़ी सी परेशान हो गई और मुझे ऐसे लगा जैसे वो पैसे लेकर भाग गया है। यही सोचते हुए मैं टीवी लॉन्च में जा बैठी, जबकि कुछ ही देर बाद दाखिली दरवाजे से नौकर अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में वही शॉपर था। उसने वो शॉपर लाकर मेरे सामने टेबल पर रखा और कहने लगा, मालकिन मुझे ये शॉपर दरवाजे के पास से मिला था, इसमें आपके पैसे थे, आप घर पर मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने इसे छुपा दिया। अब मैं इसे आपके सामने ले आया हूँ, आपकी अमानत आपके सामने मौजूद है। ये कहते ही वो वापस अपने क्वार्टर में चला गया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे नौकर की नीयत पैसों पर खराब नहीं है और उसे पैसों की कोई लालच नहीं है। मैंने वो सारे पैसे गिने, वो बिल्कुल पूरे थे। इसका मतलब ये कि उसे चोरी की भी आदत नहीं थी। अगर उसे चोरी की आदत होती तो वो उसमें से जरूर कुछ पैसे निकाल लेता, लेकिन उसने एक नोट भी नहीं निकाला था। मुझे ये सब देखकर खुशी महसूस हुई, लेकिन फिर अगले ही लम्हे मुझे ख्याल आया कि अगर उसकी नीयत पैसों पर खराब नहीं है और ना ही उसे किसी चीज का लालच है तो अब पीछे सिर्फ एक ही चीज बचती है और वो थी मेरी इज्जत। मैं अभी इंतहाई जवान थी और वो भी बालिग हो चुका था। ऐसे में हमारा एक साथ एक बंगले में रहना ठीक नहीं था। ये बात मैं भी जानती थी कि मैं किसी गैर शख्स को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी और इसको रखना मेरी मजबूरी थी। अब मेरे जहन में एक ही ख्याल था कि अगर आजमाइश का ये आखिरी मरहला अगर मेरा नौकर पार कर गया तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी। यही सोचकर मैंने पिंक रंग की नाइटी पहन ली
और खूब बनाव श्रृंगार किया। मैंने एक नजर अपने आप को शीशे में देखा तो मैं क़यामत जा रही थी। मेरी नजर अपने ही हुस्न पर नहीं टिक रही थी, तो भला मेरे हुस्न को देखकर मेरा नौकर कैसे ना पिघलता। मैं पूरी तरह तैयार होकर टीवी लॉन्च में जाकर बैठ गई। मैंने नौकर को आवाज दी और उसे कहा कि एलईडी पर कोई मूवी लगा दो। नौकर सर झुकाए हुए टीवी लॉन्च में आया और एलईडी ऑन की। उसने कोई ड्रामा लगा दिया, लेकिन मैंने फौरन उसके हाथ से रिमोट ले लिया और इंग्लिश चैनल लगा दिया, जहाँ पर एक बहुत ही रोमांटिक मूवी चल रही थी। मैंने नौकर को भी पास बैठने का हुक्म दिया। वो मेरे पास बैठ गया, लेकिन उसने सर झुका लिया। मैंने उसे कहा कि तुम भी मूवी देखो, हम दोनों पास बैठकर मूवी देखते हैं। वो एक नजर एलईडी की तरफ देखता और उसकी अगली नजर मुझ पर होती और फिर फौरन उसने अपनी नजरें झुका ली। मुझे उसका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा था। उसने एक दफा भी पूरी नजर भरकर मुझे नहीं देखा था। वो मेरे हर सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे अंदाज में दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत ही बाइज्जत और शर्म और हया का पैकर हो। सच तो यही था कि मैं उसके किरदार से बहुत मुतासिर हो गई थी। मैंने उसको भटकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जरा भी ना भटका। मैं कुछ दिन और तक उसका इम्तिहान लेना चाहती थी, इसलिए मैं हर रोज एक नए रंग की नाइटी पहनकर टीवी लॉन्च में जाकर बैठ जाती। एक दिन आधी रात का वक्त था। मैंने सुर्ख रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मैंने नौकर को फोन किया और उसको बोला कि मेरे कमरे में आओ, मुझे एक खास जगह पर दर्द हो रहा है। वो फौरन भागता हुआ मेरे पास आया। जब वो कमरे में आया तो मैं सुर्ख नाइटी में बेड पर लेटी हुई थी। मैंने सोचा कि वो आज कुछ ना कुछ जरूर करेगा और उसके जब्त का पैमाना लबरेज हो जाएगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो सर झुकाकर खड़ा रहा और कहने लगा, मालकिन क्या मैं डॉक्टर को फोन कर दूं? मैंने नौकर से कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं मेडिसिन खा लेती हूँ। आधी रात का वक्त है, इस वक्त कोई भी डॉक्टर घर नहीं आएगा। मैंने उसे पास बुला लिया। वो मेरे पास आ गया, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई ही थी। उसके इस अंदाज ने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया था। मैं जो इंतहा की खूबसूरत थी, कोई भी मुझे देखता तो देखता ही रह जाता था और हर कोई मुझे पाने की ख्वाहिश करता था। लेकिन मैं इस नौकर को आजमाने के लिए इस पर अपना पूरा हुस्न निछावर कर दिया था, पर उसने मुझे एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा था। वो कैसे मेरी खूबसूरती से नजरें चुरा रहा था, ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। मैं उसकी शराफत और हया पर हैरान थी। आज मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं उसको नहीं आजमाऊंगी। वो इंतहाई बाकिरदार शख्स था। अब मुझे उस पर मुकम्मल एतबार था। लेकिन अचानक ही नौकर ने कुछ ऐसा किया कि मैं हैरान परेशान हो गई। वो मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो गया। वो एकदम से उठा और कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी। वो दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, मालकिन मैं आपके पास काम नहीं करना चाहता। मैं एक इज्जतदार और शरीफ इंसान हूँ और मुझे अपने नफ्स पर काबू रखना आता है, लेकिन आपकी बेबाकी और लिबास मुझे मेरे ईमान से हटा रहे हैं। आज आपकी बेबाकी ने मुझे इंतहा का मजबूर कर दिया था। मैं भी बालिग हूँ और कुदरती तौर पर औरत की तरफ कशिश रखता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप पर कंट्रोल रखा है। अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं आपकी तरफ नजर उठाकर देखूं। तभी मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और अपने नफ्स को वहीं पर मार दिया। हम दोनों इस बंगले में तन्हा रहते हैं। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि हमारे दरमियान इस वक्त तीसरा शैतान भी मौजूद है जो हमें भटका सकता है। अब तक तो मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ है, लेकिन किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि मैं शैतान के हाथों उसका खिलौना बन जाऊं और जो वो मुझसे करवाना चाहता है वो सब कुछ ना कर बैठूं, जिसके बाद मैं आपसे नजरें भी ना मिला सकूं। वो अंधेरे में खड़ा रो रहा था और मैं उसके आंसू भी नहीं देख पा रही थी। मुझे ढेरों शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो इंतहाई शराफत से अपने सारे काम कर रहा था, लेकिन मैं ही उसे वर्गलाने पर लगी हुई थी। उसको आजमाने के पीछे न जाने मैं कौन कौन सी हरकत कर रही थी, और शायद इन हरकत की वजह ये थी कि मुझे भी शैतान ने भटका दिया था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। अगर किसी कमजोर लम्हे में वो अपने आप पर काबू ना रख पाता और मेरे साथ कुछ गलत कर बैठता तो मैं उसे बदकिरदार समझ लेती और अपनी इज्जत से भी हाथ धो बैठती। गलती तो सारी मेरी ही थी। वो मुझसे कहने लगा कि वो अब मजीद यहाँ पर काम नहीं करेगा और वो वापस जाने की इजाजत मांगने लगा। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े। मैंने फौरन अपने आप को चादर में लपेटा और लाइट ऑन कर दी और उसे माफी मांगने लगी। मैंने उसे कहा कि मैं उसका इम्तिहान लेना चाह रही थी, लेकिन मैं खुद इस इम्तिहान में फेल हो गई। जिस पर मेरा नौकर कहने लगा, मालकिन आप बहुत ही खूबसूरत और अच्छी हैं, आप किसी को मुलाजिम रखने की बजाय शादी कर लें। मैंने उसे बताया कि मैं अब शादी नहीं कर सकती। मैंने कसम खाई है कि मैं अब अपनी बाकी की सारी जिंदगी अपने शोहर की याद में गुजारूंगी। जिस पर वो मुझसे कहने लगा, चलें जैसे आपकी मर्जी, लेकिन अब मैं ज्यादा अरसा आपके पास काम नहीं करूंगा। आप कोशिश करें कि किसी और मुलाजमा की तलाश कर लें। उसने कुछ अरसा मेरे पास और काम किया। इतनी देर में मुझे एक और मुलाजमा मिल गई जो कि बहुत अच्छी थी। इसके बाद वो काम छोड़कर चला गया। आज भी जब भी मुझे उस नौकर की याद आती है तो मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी होती है। वो एक फरिश्ता सिफ्त इंसान था जिसने मुझे बेलिबास देखकर भी मुझ पर हाथ नहीं डाला। एक बात मुझे समझ आ गई थी, कभी कभार हमारे आजमाने का तरीका दुरुस्त नहीं होता। किसी को आजमाते आजमाते हम इस इंतहा तक पहुंच जाते हैं कि जो कामयाब हम उसमें से तलाश करना चाहते हैं
وہ हमारे अपने अंदर पैदा हो जाती हैं और जितना अच्छा हम अपने आप को समझ रहे होते हैं वो असल में वही इतना अच्छा होता है जिसको हम आजमा रहे होते हैं।